आइए एक नजर डाल लेते हैं दुनिया भर की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 इंटरनेशनल में यमन के हूथियों ने भेदा इजराइल का मल्टी लेयर एयर डिफेंस। एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, कई घंटों तक रुकी रही उड़ानें। तुर्की में फिर से पकड़ा गया इजरायली जासूस। आखिर क्यों एक्टिव हो गया है मोसाद? कतर को सुरक्षा गारंटी, ट्रंप ने वो किया जिससे बचते रहे सारे अमेरिकी राष्ट्रपति। खाड़ी में बदले समीकरण से इजराइल को बड़ा झटका। ट्रंप की शांति योजना पर चर्चा के बीच इजराइल ने गजा में मचाई तबाही। एक ही दिन में 57 फिलिस्तीनियों की मौत। सऊदी अरब में पहली बार तैनात हुआ अमेरिकी एयर डिफेंस था। ट्रंप और एमबीएस को सता रहा ईरान का डर। फिलिस्तीनी कर्मचारी ने इजरायली लोगों पर किया चाकू से हमला। 4 दिन में दूसरी वारदात, पुलिस ने बताया आतंकी अटैक। इजराइल का यमन के हूथी विद्रोहियों पर हवाई हमला, क्लस्टर बम और अटैक के बाद जवाबी कार्रवाई। सना में भी बमबारी जारी। मुसलमान अमेरिका दोनों को खुश करने के चक्कर में फंसा पाकिस्तान। ट्रंप का गजा शांति प्रस्ताव बना गले की फांस। इशाक डार पलटे, समझौते से हमास का इनकार। उसके लिए बुरा होगा रविवार शाम 6 बजे तक जवाब दे। ट्रंप ने फिर दिखाई आंख। पाकिस्तानी सेना की गजब बेइज्जती। पीओके में 10-10 रुपए में बेची जा रही है वर्दी और हेलमेट। यमन के हूथियों ने भेदा इजराइल का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम। एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, कई घंटों तक उड़ानें रुकी रहीं। यमन के हूथी विद्रोही लगातार इजराइल को निशाना बना रहे हैं। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से पार पाने में उनको कामयाबी नहीं मिलती है। रविवार को हूथियों ने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भेज दिया, उन्हें टारगेट करके ध्वस्त कर दिया। यमन के हूथी विद्रोहियों ने संडे को इजराइल के एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक किया। इजरायली सेना ने कहा कि हूथियों की ओर से दागा गया एक ड्रोन देश की मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। देश के साउदर्न हवाई अड्डे पर, साउदर्न एयरपोर्ट पर वो गिरा और इस हमले के में हवाई अड्डे की खिड़कियों के शीशे तक उड़ गए। जो वहां का एयरपोर्ट था उसके जो शीशे थे वो तक उड़ गए और इससे एक ऐसा भी शख्स था जो इंजर्ड हुआ है। कुछ समय के लिए वाणिज्यिक हवाई क्षेत्र बंद करना पड़ा था। इजराइल का यह कहना है कि ड्रोन रेमन हवाई अड्डे तक पहुंचा, लेकिन इससे बहुत ही लिमिटेड नुकसान हुआ था। हमले के कुछ घंटों में फिर से उड़ानें शुरू कर दी गई। इजरायली सेना ने कहा कि ड्रोन हमले से पहले कोई वार्निंग सायरन नहीं बजाया गया। घटना के बाद यह इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ड्रोन को पहचानने में नाकामी क्यों हुई, क्यों डिफेंस सिस्टम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, आइडेंटिफाई करके निगेट नहीं कर पाया। मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो गया। यमन से कई ड्रोन दागे गए थे। देखिए, हूथियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह ड्रोन अटैक यमन की हूथी विद्रोहियों के कब्जे वाली राजधानी सना पर इजरायली अटैक्स के बाद हुआ है। इसमें हूथी के प्रधानमंत्री और दूसरे जो टॉप ऑफिसर्स थे वो मारे गए थे। इस हमले से यमन और इजराइल के बीच में करीब 2 साल से जो टेंशन चल रही है उसे और बढ़ जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। अब ये टेंशन्स और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इजराइल ने कहा कि हूथी विद्रोहियों ने संडे को एक के बाद एक कई ड्रोन दागे। इनमें से अधिकतर को इजराइल के बाहर ही उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। एक ड्रोन इजराइल के दक्षिणी शहर इलैट के पास स्थित रमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचा और टर्मिनल इमारत से जाकर टकरा गया। मई में कई मिसाइलें दागी गई थी, आपको याद होगा। हूथी विद्रोहियों ने इस साल मई में इजराइल के एक मुख्य हवाई अड्डे पर मिसाइल से अटैक किया था। उनका जो मेन हवाई अड्डा था, इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और इसके बाद कई जो विमानन कंपनियां थी महीनों तक इजराइल के लिए अपनी उड़ानों को उन्होंने बंद कर दिया था और इसके बाद अब ड्रोन से इजरायली एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कतर को सुरक्षा गारंटी। ट्रंप ने वो किया है जिससे बहुत सारे अमेरिकी राष्ट्रपति बचते रहे हैं। खाड़ी में बदले समीकरण से इजराइल को बड़ा झटका लगा। ये कौन सी इक्वेशन है जो बदली है जिससे इजराइल को झटका लगा है? कतर को अमेरिका से सुरक्षा गारंटी मिलना पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा स्टेप है। कतर इससे खुश है तो इस कदम से इजराइल चिंता में है। हमास के नेताओं का दोहा में रहना इस चिंता की एक बड़ी वजह है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश पर सिग्नेचर किए हैं। इसके तहत अमेरिका ने कतर को किसी भी सैन्य हमले से बचाने का वादा किया है। कोई भी मिलिट्री एक्शन होगा बचाया जाएगा। इजराइल की ओर से पिछले महीने की अगर बात करें तो कतर पर किए गए जो एयर स्ट्राइक्स थी उसके बाद ये जो इंसिडेंट्स हैं ये सामने आ रहे हैं। इसके बाद ये सवाल है कि समझौते का, इस ट्रीटी का असर अरब जगत की, अरब वर्ल्ड की और इजराइल पर क्या हुआ है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि कतर को लिखित अमेरिकी सुरक्षा गारंटी देने की ट्रंप की घोषणा एक डिप्लोमेटिक संकेत है। डिप्लोमेटिक संकेत से और भी कहीं ज्यादा है। इसका असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इजरायली वेबसाइट वाइनेट की रिपोर्ट ये कहती है कि कई सालों से कतर की ओर से अमेरिका से सुरक्षा आश्वासन मांगा जा रहा था। इसकी एक अहम वजह यह है कि कतर में ही पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस अल उदैद है। हालांकि अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति सुरक्षा की जो ऑफिशियल गारंटी है उसे औपचारिक प्रतिबद्धता देने से कतराते रहे हैं।
ट्रंप ने कतराना छोड़कर कतर को सुरक्षा की गारंटी दी है। यह बड़ी बात है। क्यों बचता रहा है अमेरिका अभी तक? अमेरिका के कतर, यूएई या फिर सऊदी जैसे अपने अरब सहयोगियों को सुरक्षा गारंटी न देने के पीछे खास वजह यह रही थी कि अमेरिका को डर था कि खाड़ी भागीदारों को, जो खाड़ी मेंबर्स हैं, गल्फ मेंबर्स हैं, उनको सुरक्षा गारंटी देने से वो क्षेत्रीय संघर्षों में उलझ सकता है, आसपास की रीजनल टेंशंस हैं उसमें फंस सकता है। और ऐसी टेंशंस जिनका अमेरिकी डिप्लोमेसी, अमेरिकी स्ट्रेटजी के लिहाज से अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। कोई लेना देना नहीं एक तो, और अमेरिका के लिए ठीक भी नहीं है। कतर और सऊदी अरब के एक दशक पहले के, यानी एक डेकेड पहले के टकराव जैसी स्थिति में उलझने से अमेरिका बचना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप खुद भी अपने पहले कार्यकाल में अरब जगत में, अरब वर्ल्ड में इसी तरह की सावधानी, इसी तरह के प्रिकॉशंस बरतते रहे हैं। साल 2019 की अगर बात करें तो सऊदी अरब के तेल ढांचे पर ईरान ने क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों से हमला कर दिया था। इस दौरान उन्होंने सऊदी में अमेरिकी सैनिकों या फिर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने से मना किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने तब सऊदी अरब से इसका सुरक्षा का खर्च उठाने की बात कही थी। कतर की बात क्यों मान गए ट्रंप? सवाल यह भी है, डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को सुरक्षा देने का फैसला क्यों लिया? इसकी वजह अधिकारी और क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों को दो घटना मानते हैं। दो घटनाएं इसके पीछे वजह है। पहली घटना 12 दिनों की जो इजराइल और ईरान का युद्ध चला, और इस युद्ध के अंत में कतर स्थित अपने एयरबेस पर हमला होना, अमेरिका का जो कतर में एयरबेस था उस पर अटैक हुआ। दूसरी घटना क्या रही? दूसरी घटना रही कि कतर की राजधानी दोहा में हमास के जब सीनियर नेता मौजूद थे उन पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की। ये दो रीजंस बने। कतर पर इजराइली हमले ने अरब जगत में बेचैनी को बढ़ा दिया है। अरब वर्ल्ड में जो बेचैनी थी वो बढ़ गई है अब इजराइल के हमले से। अमेरिका उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। इसके बाद कतर ने एक तरफा लिखित सुरक्षा गारंटी मांगी है। कहा है कि हमें लिखित में सुरक्षा की गारंटी दीजिए, और अपना एक रिप्रेजेंटेशन, अपना एक प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन भेजा है। कतर का तर्क यह था, कतर का लॉजिक यह था कि अमेरिकी नीति के समर्थन की वजह से वो लक्ष्य बने हैं, उन्हें टारगेट बनाया गया है, क्योंकि अमेरिका की नीति गलत थी, इसकी वजह से कतर टारगेट पर आ गया। ऐसे में उनका बचाव करना, उनकी सेफ्टी करना अब वॉशिंगटन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कतर को नजरअंदाज नहीं कर सके ट्रंप का पुराने सिद्धांतों से, पुरानी आइडियोलॉजी से हटकर कतर को सेफ्टी देना साफ है कि वो दोहा को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, वो इग्नोर नहीं कर सकता है दोहा को। अमेरिका के लिए कतर बेहद अहम सहयोगी है। ट्रंप की हालिया दोहा यात्रा के दौरान अरबों डॉलर के सौदे हुए। कतर के अमीर ने ट्रंप को इस दौरे पर एक आलीशान जेट विमान भी भेंट किया। इसके अलावा कतर ने इजराइल और हमास के बीच मीडिएशन की है। गाजा में युद्ध रुकना ट्रंप के लिए अहम है क्योंकि उसकी नजर नोबेल शांति पुरस्कार पर है। ट्रंप ने सभी बातों को देखते हुए कतर को ऐसा अमेरिकी सुरक्षा कवच, ऐसा अमेरिकी सिक्योरिटी सिस्टम दिया है जिससे पहले अमेरिका ने किसी खाड़ी देश को नहीं दिया था। इजराइल की बढ़ गई अब चिंता। अमेरिका की कतर को सुरक्षा गारंटी इजराइल के नजरिए से अगर देखें तो बहुत मायने रखती है। ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कतर के प्रधानमंत्री से पब्लिकली माफी मांगने के लिए कहा है। यह एक हद तक नेतन्याहू के लिए बहुत इंसल्टिंग रहा क्योंकि वे इस मुद्दे पर काफी कड़ा रुख दिखा रहे थे। कतर को अमेरिका की सुरक्षा, देखिए, कतर को अमेरिका की सुरक्षा की अगर प्रतिबद्धता की बात करें तो खाड़ी गतिशीलता को नया रूप दे सकती है। अगर कतर को अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी देते हैं तो एक तरीके से एक नया डायनेमिक शुरू हो जाएगा। यह इजराइल के लिए उस पड़ोसी के साथ हस्तक्षेप करने, इंटरफेयर करने की गुंजाइश को बिल्कुल लिमिटेड कर देगा जो वॉशिंगटन के साथ अपनी सुरक्षा संबंधों को गहरा करते हुए हमास नेताओं की मेजबानी करना जारी रखता है। यानी कि कतर में हमास का ऑफिस है, हमास के तमाम वहां पर कार्यकर्ता, सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं, और अगर कतर के हाथ सिर पर अमेरिका का हाथ रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल 100 बार सोचेगा कतर को टारगेट करने से पहले। यह इजराइल के हाथ बांधने जैसा हो जाएगा। ट्रंप की शांति योजना पर चर्चा के बीच इजराइल ने गजा में तबाही मचाई है। एक ही दिन में 57 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप की ओर से हमास को गाजा सीज फायर का प्लान दिया गया। बताया जा रहा है कि हमास ट्रंप और नेतन्याहू के प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं से खुश नहीं है और उसमें अमेंडमेंट चाहता है। इजराइल की ओर से किए गए हमलों में गुरुवार की अगर बात करें, थर्सडे की बात करें, तो गजा में कम से कम 57 फिलिस्तीनियों की जान गई है। गजा के स्वास्थ्य अफसरों ने, हेल्थ ऑफिसर्स ने बताया है कि इजराइल के एयर स्ट्राइक्स और गोलीबारी में अलग अलग इलाकों में ये मौतें हुई हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब फिलिस्तीनी गुट हमास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना पर बातचीत कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ट्रंप की ओर से 2 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के प्रस्ताव पर, प्रपोजल पर हमास ने अभी तक कोई पब्लिक रिएक्शन नहीं दिया है। और एपी, एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक गाजा के नासिर अस्पताल की ओर से थर्सडे को बताया गया है कि दक्षिणी गाजा में इजरायली गोलीबारी में कम से कम 27 लोग मारे गए हैं। ऑफिसर्स ने यह भी बताया कि उनमें से 14 लोग एक इजरायली सैन्य गलियारे में मारे गए हैं। और इस इलाके में मानवीय सहायता वितरण के दौरान पहले भी इजराइल की ओर से गोलीबारी होती रही है, यानी कि वहां पर ह्यूमन एड्स बांटी जा रही थी, लोगों की मदद की जा रही थी। और ऐसे में यह अटैक इजराइल की ओर से कर दिया गया और पहले भी इसी तरह का अटैक किया गया है। गाजा के दूसरे इलाकों में भी मौतें हुई हैं। इजराइल ने तेज हमले किए हैं। गाजा के
मध्य सागर दील अल बलाह में अलक्सा शहीद अस्पताल के ऑफिसर्स ने यह बताया है कि इजरायली हमलों में 13 लोग मारे गए हैं। गाजा शहर में शिफा अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है। कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत हो रही है क्योंकि इजरायली आर्मी ने हमले बढ़ा दिए हैं। लगातार एक के बाद एक स्ट्राइक कर रही है इजरायली आर्मी और मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इजरायली हमलों के बीच हमास की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोजल दिया था। उस प्रपोजल पर विचार किया जा रहा है। ट्रंप की गजा में युद्ध रोकने की जो पॉलिसी थी, योजना थी, प्लानिंग थी, उसके तहत हमास को सभी 48 बंधकों को वापस करना होगा। जो 48 होस्टेजेस हैं उन्हें वापस करना होगा। इनमें से 20 को इजराइल जिंदा मानता है और इसके बाद सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। योजना में कहा गया है कि हमास को सत्ता छोड़नी होगी और हथियार डाल देने होंगे, यानी हथियार छोड़ देने होंगे। ट्रंप का गाजा पीस प्लान क्या है? ट्रंप की इस प्रस्ताव में फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना का कोई जिक्र नहीं है। कई लोगों का मानना है कि योजना इजराइल के पक्ष में है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि एक बड़ी वजह है कि हमास इसे स्वीकारने से झिझक रहा है। इस योजना को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन हमास ने अभी इस पर चुप्पी साध रखी है। सऊदी अरब में पहली बार तैनात हुआ है अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम। थर्ड ट्रंप और एमबीएस को सता रहा है ईरान का डर। यह चौथी बड़ी खबर है। सऊदी वायु रक्षा बलों ने टेक्सास स्थित अमेरिकी सेना में फोर्ट ब्लिस बेस में थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ऑपरेटर्स का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, कि ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इजराइल के बढ़ते तनाव के बीच में यह सब हुआ है। सऊदी अरब में अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस की तैनाती की गई है, वहां पर तैनात कर दिया गया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। उसकी फौज की एक यूनिट ने अमेरिकी सेना के फोर्ट ब्लिस बेस में थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ऑपरेटिंग की ट्रेनिंग भी ली है। इससे सऊदी सेना की दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक थर्ड को संचालित करने की क्षमता मिल जाएगी, यानी कि सऊदी अरब की मिलिट्री या आर्मी अब उन आर्मी फोर्सेस में से होंगी जो थर्ड जैसे मिसाइल सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करना जानती हैं। सऊदी में यह सिस्टम ऐसे समय पर तैनात किया गया है जब ईरान और इजराइल की तनातनी से, कि इन दोनों के बीच की टेंशन से क्षेत्र में बहुत ज्यादा तनाव है। इसने सऊदी को मिसाइल रक्षा क्षमता बढ़ाने पर मजबूर किया है। थर्ड प्रणाली सऊदी अरब में पहले से ही संचालित पैट्रियट PAC-3 प्रणालियों की निम्न ऊंचाई क्षमताओं का पूरक है। अमेरिका लंबे समय से गल्फ सहयोगियों को, गल्फ मेंबर्स को उन्नत हथियारों के जरिए, यानी कि एडवांस्ड वेपन्स के निष्क्रिय खरीदार से सक्रिय ऑपरेटर्स में बदलने की कोशिश कर रहा है। यानी कि पहले गल्फ कंट्रीज खरीदती तो थी लेकिन उनका बहुत इस्तेमाल नहीं था। अब क्या है, अमेरिका उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहा है। इससे इन जो प्रणालियां हैं, ये सिस्टम्स जो हैं, उनसे क्षेत्रीय रक्षा नेटवर्क में बनाए रखने, तैनात करने और एकीकृत करने में सक्षम होंगी। यानी कि वो गल्फ कंट्रीज जब इन वेपन्स को खरीदेंगी, न सिर्फ उन्हें चलाना जानेंगी बल्कि अपने देश की आसपास की, अपने आसपास के इलाके की सुरक्षा कर पाएंगी। ये उसी दिशा में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। जुलाई में डिलीवरी हुई थी, ये जानकारी मिल रही है। इस साल जुलाई में सऊदी अरब को पहली थर्ड बैटरी की डिलीवरी हुई है। साथ ही फोर्ट ब्लिस में ऑपरेटर प्रशिक्षण भी सऊदी सैनिकों को दिया गया है। इसी साल मई में अमेरिकी विदेश विभाग ने $3.5 अरब के सौदे में सऊदी अरब को AIM-120C8 उन्नत मीडियम डिस्टेंस की हवा से हवा में, एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइलें दी हैं, जिसमें अमराम की बिक्री को भी मंजूरी दी थी। यह घटनाक्रम, ये पूरा इंसिडेंट जो है वो क्षेत्रीय चुनौतियों, यानी रीजनल टेंशंस की अगर बात करें, रीजनल चैलेंजेस की बात करें, उनको भी दिखाता है। सऊदी अरब को ईरान के बढ़ते मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों से बढ़ती सुरक्षा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। रियाद के लिए थर्ड को हासिल करना और उसमें महारत हासिल करना न केवल अपने आसमान की रक्षा के लिए है, बल्कि ऐसे क्षेत्र में रणनीतिक लचीले और एक तरीके से आप प्रतिरोध का संकेत भी है, जहां शक्ति संतुलन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। अब सवाल यह भी है कि क्यों खास है यह सिस्टम। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, यानी कि थर्ड प्रणाली को तैयार किया है, थर्ड सिस्टम को तैयार किया है। यह सिस्टम उड़ान के अंतिम चरण के दौरान छोटी, शॉर्ट, मीडियम और मीडियम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बैटरी में आमतौर पर 6 से 9 लॉन्चर होते हैं। इसमें 8 इंटरसेप्टर है, एक ANTPY-2X बैंड रेडार और फायर कंट्रोल सिस्टम होता है। थर्ड 200 किलोमीटर तक की दूरी और 150 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर बाहरी अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, बाह्य वायुमंडलीय खतरों की बात करें, तो उसे रोक देता है। ये इससे ज्यादा जो एडवांस मिसाइल हैं, उन मिसाइलों के खतरों को बेअसर करने में भी कैपेबल है। इनमें आने वाले वॉरहेड या डिकॉय से लैस मिसाइलें भी शामिल हैं। इस प्रणाली की उच्च और अगर हाईटेक बात करें, हाईटेक हिट टू किल, इसे हिट टू किल यानी कि जान से मारने के लिए मारना, अटैक करना, और इसमें हिट टू किल में ये बेहद मजबूत बनाती है।
खबर नंबर 5, फिलिस्तीनी कर्मचारी ने इजरायली लोगों पर चाकू से हमला किया। 4 दिन में दूसरी वारदात हुई है। पुलिस ने इसे आतंकी हमला बताया है। यरूशलेम के रमोत जंक्शन में 8 सितंबर की सुबह भी गोलीबारी की बड़ी घटना हुई थी। यहां पर स्टॉप पर फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई थी और कम से कम 12 लोग घायल हुए थे। इस दौरान इजरायल के यरूशलेम में शुक्रवार को एक होटल के बाहर 2 लोगों पर चाकू से हमला किया गया था। यह हमला कथित तौर पर एक फिलिस्तीनी कर्मचारी ने किया था। आरोपी ने होटल में आए 2 मेहमानों पर चाकू से हमला किया। इजरायली पुलिस ने इसे आतंकी हमला बताया। यह इस इलाके में 4 दिन के भीतर दूसरा हमला है। 8 सितंबर की रात को 2 हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 5 लोगों को मार दिया था। यरूशलेम के पश्चिम में किबुत्ज तुजबा स्थित होटल में एक संदिग्ध ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले करके 2 लोगों को घायल किया। घायलों में से एक शख्स की हालत गंभीर बताई गई। संदिग्ध हमलावर इसी होटल का कर्मचारी था, जिसकी उम्र 42 साल है। वो ईस्टर्न यरूशलेम के शुआफत का रहने वाला बताया जा रहा है। उसका सुरक्षा संबंधी अपराधों का पुराना इतिहास रहा है। रसोई के चाकू से हमला किया गया। जो लोकल मीडिया है उसके मुताबिक हमलावर ने होटल की रसोई से एक चाकू लिया। उसने 50 साल के व्यक्ति को चाकू मारा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद एक 23 साल के व्यक्ति को चाकू मारा गया, जिससे मामूली चोटें आई। होटल में ठहरे एक पुलिस अफसर ने उसे काबू में किया। यह पुलिस अधिकारी हालांकि उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था। इजरायली पुलिस ने इस हमले के बाद जारी बयान में कहा है कि हमलावर पूर्वी यानी ईस्टर्न यरूशलेम के शुआफत इलाके का रहने वाला है। इजरायल की पुलिस ने बताया कि हमले में शामिल होने के संदेह में 3 अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 8 सितंबर को 2 फिलिस्तीनियों ने यरूशलेम के एक बस स्टॉप पर गोलीबारी की थी। इस अंधाधुंध गोलीबारी में 5 लोग मारे गए थे और ऐसे में इजरायल में सुरक्षा संबंधी चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। खबर नंबर 6, इजरायल का यमन के हूथी विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक। क्लस्टर बम अटैक के बाद जवाबी कार्रवाई। सना में बमबारी जारी। हूथी विद्रोहियों के टीवी स्टेशन ने कहा है कि इजरायल की ओर क्लस्टर बम दागे जाने के कुछ दिन बाद यमन की राजधानी यमन की कैपिटल पर एयर स्ट्राइक किए गए। यमन की कैपिटल सना में संडे को धमाके हुए। यमन की कैपिटल सना में एक बार फिर से इजरायल ने अटैक्स किए हैं और संडे तड़के इजरायली एयरफोर्स ने यह अटैक्स किए। हूथी विद्रोहियों की ओर से इजरायल पर क्लस्टर बम दागे गए और इसके बाद यह अटैक दोबारा हुआ। हूथियों के अल मसीरा चैनल ने सना में इजरायल के हमले की जानकारी दी और इससे पहले 17 अगस्त को इजरायल ने सना पर हमला किया था। 17 अगस्त को इजरायल ने यमन के जो ऊर्जा ढांचा है, एनर्जी सिस्टम है और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया था। रविवार के हमले में इजरायल का बयान अभी तक नहीं आया है। एपी की अगर माने तो इजरायल समर्थित हूथी विद्रोहियों ने बीते 22 महीनों में कई बार इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। हूथियों ने लाल सागर में भी इजरायल के जहाजों को निशाना बनाया। हूथी विद्रोहियों ने गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हमले किए। शुक्रवार रात को यमन से इजरायल पर क्लस्टर बम वाली मिसाइल दागी गई थी। 2023 से यह तनातनी चल रही है, आप ये भी समझ लीजिए। अधिकारियों का यह कहना है कि हूथी विद्रोही 2023 से लगातार उनके देश पर रॉकेट और मिसाइल दाग रहे हैं। यह पहली बार है जब इजरायल पर यमन से क्लस्टर बम दागा गया है। ऑफिसर्स ने बताया कि क्लस्टर बमों के इस्तेमाल से इजरायल के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में जवाबी कार्रवाई की गई है, रिटेलिएशन किया गया है। हूथियों के लाल सागर पर हमलों और मिसाइल अटैक का इजरायल ने जवाब दिया। इजरायल ने लगातार सना में बमबारी की है। हालांकि हूथी विद्रोही पीछे हटते नहीं दिखे। हूथियों का कहना है कि जब तक इजरायल की ओर से गजा में आम लोगों पर हमले जारी रहेंगे तब तक वो भी अपनी ओर से इजरायल को निशाना बनाते रहेंगे। इजरायल ने अक्टूबर 2023 में गजा में अपने हमले शुरू किए थे। इजरायल के हमलों में गजा में लगातार लोग मारे जा रहे थे। लाखों लोगों के सामने पेट भरने का संकट है। हूथियों का कहना है कि इजरायल को हमले रोकने चाहिए। उनका इजरायल को निशाना बनाने का मकसद फिलिस्तीनियों के समर्थन जताना है। खबर नंबर 7, मुसलमान को भी अमेरिका को भी दोनों को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान फंसा नजर आ रहा है। ट्रंप का गजा शांति प्रस्ताव अब गले की फांस बन रहा है। इशाक डार अपने ही बयान से पलटे नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को लेकर जो शांति प्रस्ताव दिया है उससे अरब देश खुश नहीं है। आलोचकों का कहना है कि यह प्रस्ताव फिलिस्तीनियों के लिए नहीं है बल्कि इजरायल के हितों की पूर्ति करता है, इजरायल के हित साधता है। 30 सितंबर को इजिप्ट, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि यूएई, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें ट्रंप की गजा शांति योजना का समर्थन किया गया था। फिलिस्तीन के लिए हो हल्ला करने वाला पाकिस्तान अमेरिका और इस्लामिक देशों दोनों को खुश करने के चक्कर में बुरी तरीके से फंस गया। पाकिस्तान जो डबल गेम खेलने की कोशिश में दर्जनों बार अपनी फजीहत करवा चुका है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का गजा शांति प्रस्ताव ऐसा गर्म निवाला बन गया जिसे वो न निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए उनके गजा शांति प्रस्ताव का खुलकर समर्थन कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान उसका समर्थन करने से पलट रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को देश की संसद में अपने पुराने रुख को दोहराते हुए कहा कि गजा में इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 20 सूत्रीय प्रस्ताव मुस्लिम बहुल देशों के एक समूह द्वारा पेश किया गया मसौदे से मेल नहीं खाता है। उन्होंने जोर देकर किया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस प्रस्ताव का समर्थन किया वो योजना हमारी नहीं थी। ट्रंप के गजा
शांति प्रस्ताव से पाकिस्तान पलटा है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने उप प्रधानमंत्री इशाक डार के हवाले से यह जानकारी दी है कि मैंने तो साफ कर दिया है कि ट्रंप द्वारा सार्वजनिक किए गए ये 20 बिंदु हमारे नहीं है, ये हमारे जैसे नहीं है। मैं कहता हूं कि हमारे पास जो मसौदे थे उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। पाकिस्तान हमेशा से ऐसा ही करता आया है, वो अपने बयान से कब पलट जाए उसे खुद पता नहीं है। विदेश मंत्री इशाक डार ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इस बात पर जोर दिया कि यह योजना अमेरिका की नहीं है, न कि पाकिस्तान द्वारा तैयार की गई है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का समर्थन यह दिखाता है कि इस्लामाबाद अमेरिका और मुस्लिम दुनिया दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए वो डबल गेम खेल रहा है। दरअसल शहबाज शरीफ ने जब डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव वाले ट्वीट का समर्थन करते हुए ट्वीट किया तो पाकिस्तान में उनके खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने अमेरिका को खुश करने के लिए फिलिस्तीन पर पाकिस्तान की दशकों पुरानी पॉलिसी को कमजोर कर दिया। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने इसे शहबाज सरकार की विदेश नीति की नाकामी बताया है। इसके बाद विदेश मंत्री इशाक डार का पहले संसद और फिर टीवी इंटरव्यू देना बताता है कि सरकार डबल गेम के चक्कर में फंस गई है। यानी कि एक तरफ प्रधानमंत्री अमेरिकी योजना का स्वागत कर रहे हैं और दूसरी तरफ विदेश मंत्री उससे दूरी बना लेते हैं। ट्रंप के शांति प्रस्ताव से खुश नहीं है अरब देश। 8वीं खबर आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को लेकर जो शांति प्रस्ताव दिया है उससे अरब देश खुश नहीं है। आलोचकों का कहना है कि यह प्रस्ताव फिलिस्तीनियों के लिए नहीं है बल्कि इजराइल के हितों की पूर्ति करता है। 30 सितंबर को इजिप्ट, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके गजा शांति योजना का समर्थन किया था, लेकिन अब वो पलट रहे हैं और इस बीच हमास को दी गई योजना के मूल स्वरूप ओरिजिनल फॉर्म में बदलाव किया जा चुका है। हमास ने अभी तक इस प्रपोजल पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन ऐसी संभावना है कि वो इसे मानने से इनकार कर देगा। खबर नंबर 9, तुर्की में एक बार फिर से इजरायली जासूस पकड़ा गया है। आखिर क्यों एक्टिव हो गया है मोसाद? इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान के बाद अब तुर्की में भी एक्टिव हो गई है। हाल ही में तुर्की में एक बार फिर से इजरायली जासूस को पकड़ा गया है। इस्तांबुल पुलिस के आतंकवाद विरोधी विभाग के साथ मिलकर इस बड़े ऑपरेशन को पूरा किया गया। तुर्की में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट पकड़ा गया। तुर्की की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी MIT ने इस्तांबुल के मुख्य लोक अभियोजन कार्यालय और इस्तांबुल पुलिस के आतंकवाद विरोधी विभाग के साथ मिलकर इस बड़े ऑपरेशन को पूरा किया। मोसाद के इस एजेंट का नाम है सिरकान चिचेक। जांच में सामने आया है कि चिचेक इजराइल के ऑनलाइन ऑपरेशन सेंटर के सदस्य फैसल रशीद के संपर्क में था। रशीद ने चिचेक को एक खास काम दिया था जिसमें उसे एक फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट पर नजर रखने के लिए कहा गया था जो इजराइल की, मध्य पूर्व की, मिडिल ईस्ट की नीति का विरोध करता था, मिडिल ईस्ट की पॉलिसी का विरोध करता था। कर्ज के बोझ तले बदला असली नाम। जांच में यह भी पता चला कि सच्चा नाम मोहम्मद फतेह केलेस होने के बावजूद चिचेक ने अपने बड़े व्यापारिक कर्जों की वजह से नाम बदल लिया। नाम बदलने के बाद उसने अपना व्यापार छोड़ दिया और 2020 में पेंजोरा डिटेक्टिव एजेंसी की स्थापना की, जिसके बाद वो निजी जासूस के रूप में काम करने लगा। इस दौरान उसने मुसाकुस और वकील तुगरुलहान दीप से मुलाकात की। मुसाकुस, जो वर्तमान में इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में जेल में है, उसने पब्लिक रिकॉर्ड से निजी डेटा हासिल करने में चिचेक और उसके सहयोगी की मदद की। चिचेक ने अपनी जासूसी गतिविधियों में मुसाकुस और तुगरुलहान दीप दोनों के साथ काम किया। व्हाट्सएप के जरिए मोसाद से संपर्क किया। चिचेक के जासूस बनने के बाद मोसाद के एजेंटों ने उसकी ओर ध्यान दिया। 31 जुलाई को फैसल रशीद ने खुद को विदेश के एक लॉ फर्म का कर्मचारी बताकर चिचेक से व्हाट्सएप पर संपर्क किया। राशिद ने चिचेक को बसा शहर में रहने वाली फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट पर 4 दिन की निगरानी करने का काम दिया और इसके बदले में राशिद ने उसे 1 अगस्त को उसे क्रिप्टो करेंसी में $4000 पैसे भी दिए। 9 साल की सजा काट रहा चिचेक ने राशिद का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तुर्की में मोसाद क्यों एक्टिव हुआ? सवाल यह भी है। इस घटना के बाद तुर्की में गंभीर चिंता बढ़ गई है। वजह यह है कि तुर्की लंबे समय से हमास और फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है और अब अगर मोसाद तुर्की में अपने ऑपरेशन तेज करता है तो देश में अराजकता फैलने का खतरा बना हुआ है। कुछ लोग इसे राष्ट्रपति एर्दोगान की आंख खोलने वाला खुलासा मान रहे हैं। तुर्की और इजराइल के बीच व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत हैं। इजराइल का तेल और गैस भी तुर्की के रास्ते होकर गुजरता है और ऐसे में मोसाद का तुर्की में सक्रिय होना इस रिश्ते के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। अब समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्की और इजराइल के बीच व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत हैं। इजराइल का तेल और गैस तुर्की के रास्ते होकर गुजरता है और ऐसे में मोसाद का तुर्की में सक्रिय होना इस रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। समझौते से हमास का इनकार उसके लिए बुरा होगा। रविवार शाम 6 बजे तक जवाब दे। देखिए, आने वाला रविवार क्या कहेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर से आंख दिखाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हमास पिछले कई सालों से मिडिल ईस्ट में एक क्रूर और हिंसक खतरा बना है। उन्होंने 7 अक्टूबर के नरसंहार में इजराइल में बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को और कई युवाओं को, पुरुषों को, महिलाओं को, लड़के और लड़कियों को मार डाला है। अब उसे आने वाले रविवार शाम 6 बजे तक समझौता करना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से हमास को सख्त चेतावनी दी है, वार्निंग दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि संडे को शाम 6 बजे तक हमास के साथ एक समझौता हो जाना चाहिए जिसमें निर्दोष फिलिस्तीनियों को
जगह छोड़ने के लिए, क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा जाए। अगर हमास समझौते से इनकार करता है तो यह उसके लिए बुरा होगा। ट्रंप ने हमास पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कई सालों से मिडिल ईस्ट में एक टायरेंट, एक हिंसक खतरा बना हुआ है। हमास ने 7 अक्टूबर के नरसंहार में इजराइल में बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों और कई युवाओं, महिलाओं को मार डाला था। अब हमास हर हाल में संडे को शाम 6 बजे तक समझौते पर अगर सिग्नेचर उसे करने होंगे, नहीं तो उसका अंजाम बुरा होने वाला है। आखिरी खबर, पाकिस्तानी सेना की गजब बेइज्जती हुई है। पीओके में 10-10 रुपए में बेची जा रही है वर्दी और हेलमेट। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारी विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की वर्दी, हेलमेट और ढाले महज 10 रुपए में बेचने के लिए रख दिए हैं। यह विरोध महंगाई, बेरोजगारी और दमन के खिलाफ हो रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर जारी है। इस दौरान जमकर उपद्रव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का मजाक उड़ाते हुए उनकी वर्दी, हेलमेट सब कुछ बेचने के लिए लगा दिए हैं, जिनकी कीमत महज 10 रुपए रखी गई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में लगातार विरोध जारी है। प्रदर्शनों के बीच एक अनोखा और चौंका देने वाला नजारा देखने को मिला है। प्रदर्शनकारी आम नागरिकों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का मजाक उड़ाते हुए उनकी यूनिफॉर्म, उनकी वर्दी, हेलमेट और ढालों को केवल 10-10 रुपए में बेचने के लिए रख दिया है। वीडियो में दिख रहा है कि ये जो सामान है वो पीओके के लोगों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को अपने कब्जे में लेने के बाद हासिल किया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सेना प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा रही है, लेकिन वे रुकने के लिए तैयार नहीं है। जमकर हो रही नारेबाजी, पाक अधिकृत कश्मीर में बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि सुरक्षा बल अब जनता के लिए ढाल नहीं है, बल्कि जुल्म का हथियार बन चुके हैं और इसी का प्रतीकात्मक विरोध जताने के लिए उनकी वर्दी और सुरक्षात्मक उपकरणों को बेचने का नाटक किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि महंगाई और रोजगार लगातार हो रहे दमन के खिलाफ यह आंदोलन अब केवल नारों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब सटायर, सरकास्टिक स्लोगन्स और तंज के जरिए भी अपना गुस्सा लोग जाहिर कर रहे हैं। लंबे समय से अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।